हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द नेक्स्ट लेवल में। दोस्तों, आज का जो वीडियो है भौतिक के टॉप 30 प्रश्नों के साथ शुरू होता है। यह इस सीरीज का 8वां वीडियो है। इससे पहले हमारे द्वारा 7 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। यदि आपने उन वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियो को देख सकते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उन वीडियो में बताया गया है जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है और आने की संभावना भी है। तो दोस्तों, उस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें और उस प्लेलिस्ट में आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। उनको देखते हुए मैंने बनाया है, तो उन सभी वीडियो को भी जरूर देखें और अपने दोस्तों में भी जितना हो सके शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी उस वीडियो का लाभ उठा सके। अब चलते हैं सीधा प्रश्नों की ओर। आज का पहला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 1। एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव क्या है? तो यहाँ एक्स किरणों के उत्सर्जन का प्रतिकूल प्रभाव के बारे में बोला गया है। इसका प्रभाव क्या है? तो इसका प्रभाव जो है वह है प्रकाश विद्युत प्रभाव, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 2। दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति कैसे चश्मे पहनता है? तो यहाँ दीर्घ दृष्टि से पीड़ित व्यक्ति के बारे में पूछा जा रहा है। वह कैसा चश्मा पहनता है? तो वह जो है वह उत्तल लेंस से बना हुआ चश्मा पहनता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। बारिश की फुहारों के बाद इंद्रधनुष कहाँ दिखाई देता है? तो यहाँ बारिश के फुहारे के बाद की बात कही जा रही है। इंद्रधनुष किधर दिखाई देगा? तो यह हमेशा सूर्य के विपरीत दिशा में दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, आप भी हमारे साथ आंसर कर सके इसलिए हमारा जो भी वीडियो आता है वो MCQs बेस्ड ही आता है, ताकि आप भी हमारे साथ आंसर करते रहें और वीडियो के अंत में जरूर बताएं कि आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। कैलिडोस्कोप में निम्नलिखित में से कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? तो यहाँ कैलिडोस्कोप की बात कही जा रही है, तो इसमें कौन सी घटना अंतर्निहित होती है? तो वह घटना का नाम है परावर्तन। परावर्तन की घटना इसमें निहित होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। दूर की वस्तुएं किसकी मदद से देखी जा सकती है? तो यहाँ दूर की वस्तुओं की बात कही जा रही है या किसकी मदद से देखी जा सकती है? तो यह टेलीस्कोप के मदद से देखी जा सकती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर अच्छा से अच्छा स्कोर कर सके एग्जाम में। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। श्याम पट्टम रंग में काला क्यों दिखाई देता है? तो यहाँ एक श्याम पट्टम रंग की बात कही जा रही है। इसमें काला रंग क्यों दिखाई देता है? तो यह इसलिए दिखाई देता है क्योंकि वह सारे रंग अवशोषित कर लेता है, इसलिए वह काला दिखाई देता है, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। आवर्धन कांच में डैश लेंस का प्रयोग होता है? तो आवर्धन कांच में कौन सा लेंस का प्रयोग होता है ये पूछा गया है। तो उसमें जो है उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। यदि पक्ष दृश्य यानी पीछे देखने वाले दर्पण में वस्तुएं बड़ी तथा उल्टी दिखाई देती है तो किस दर्पण का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ वस्तु बड़ी और उल्टी दिखाई देने का अर्थ है वहाँ अवतल दर्पण का प्रयोग किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। समानता उत्तल दर्पण का प्रयोग डैश में होता है? कहाँ होता है उत्तल दर्पण का प्रयोग ये आपको बताना है। तो यह उत्तल दर्पण का प्रयोग पीछे देखने वाली वस्तु को किया जाता है, यानी पक्षदर्शी दर्पण। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा क्योंकि जब भी वस्तु को पीछे देखेंगे और बड़ी और उल्टी देखेंगे तो उसमें अवतल दर्पण का प्रयोग होता है, परंतु यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन है उत्तल दर्पण का समानता प्रयोग होता है पीछे देखने वाली वस्तु का। ये भी आप याद रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10। लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो यहाँ लाल तथा हरे रंग के मिश्रण से बात बोला जा रहा है, तो इससे कौन सा रंग प्राप्त होता है? तो इससे जो है वह पीला रंग प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, यानी येलो रंग प्राप्त होता है। लाल और हरा को मिलाने पे येलो रंग प्राप्त होता है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11।
ऊपर से देखने पर पानी की टैंक उथला क्यों दिखाई देती है? तो यहाँ ऊपर से देखने पर पानी की टैंक की बात कही जा रही है, वह उथली क्यों दिखाई देती है? तो यह कारण होता है अपवर्तन का, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके शेयर करें, और हमारे प्ले लिस्ट को विजिट कर कर बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन जरूर से जरूर देखें, ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स एग्जाम में स्कोर कर सकें। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरने पर उसकी दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना कहलाती है। तो परिवर्तन की घटना क्या कहलाएगी जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गुजरती है? तो इस घटना को कहा जाता है अपवर्तन, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। एक सामान्य मनुष्य के लिए सुस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया न्यूनतम दूरी से, सुस्पष्ट न्यूनतम दूरी, तो यह 25 सेंटीमीटर होती है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या कहा जाता है? तो यहाँ अवतल दर्पण द्वारा पर्दे पर बनने वाले प्रतिबिंब को क्या बोला जाता है? तो यह वास्तविक प्रतिबिंब बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15। वाहनों के पार्श्व व दर्पणों यानी साइड मिरर में किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? यहाँ साइड मिरर की बात कही जा रही है, तो यहाँ पर किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो यहाँ उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16। एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में डैश होता है, क्या होता है एक आम फ्लोरोसेंट ट्यूब में? यह आपको बताना है। तो इसमें जो होता है पारद वाष्प होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17। सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई देती है? तो सफ़ेद रोशनी में साबुन के बुलबुले जो हैं वह व्यतिकरण के कारण रंगीन दिखाई देते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा एक ऊर्जा बचत में सबसे अधिक सहायक है? तो यहाँ ऊर्जा बचत में सबसे अधिक सहायक के बारे में बोला गया है, वह कौन है? तो वह जो है वह है एलईडी बल्ब, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। एलईडी बल्ब का आज हम वर्तमान में घरों में यूज कर रहे हैं, तो वही ऊर्जा का बचत का बहुत अच्छा उदाहरण है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19। प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है, जिसे डैश कहते हैं। तो छोटे छोटे कणों से मिलकर प्रकाश बनने वाले को क्या कहा जाता है, ये पूछा गया है। तो इसे कहा जाता है फोटोन, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, फोटोन। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। दो निकटस्थ वस्तुओं में भेद करने की क्षमता को डैश कहते हैं। तो भेद करने की क्षमता के बारे में बोला गया है दो निकटस्थ वस्तुओं के बीच में, तो इसे क्या बोला जाता है? तो इसे विभेदन क्षमता बोला जाता है, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21। किसी आँख, कान, नाक तथा गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो आँख, कान, नाक और गले का निरीक्षण करने के लिए डॉक्टरों द्वारा जो दर्पण का प्रयोग किया जाता है उसे कहा जाता है अवतल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22। दीर्घ दृष्टि दोष का क्या कारण है? तो यहाँ दीर्घ दृष्टि दोष का कारण बोला गया है, इसका क्या कारण है? तो इसका कारण जो है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी का अधिक हो जाना। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23। सूरज की तरह स्वयं से प्रकाश उत्सर्जन करने वाली वस्तुएं क्या कहलाती है? तो यहाँ सूरज की तरह ही स्वयं से प्रकाश उत्सर्जन करने वाली वस्तुओं को क्या कहा जाता है, यह पूछा गया है। तो यह होता है प्रकाशमान वस्तुएं, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24। निम्नलिखित में से कौन सा मानव नेत्र में पुतली के आकार को नियंत्रित करता है? तो यहाँ मानव नेत्र के पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाले के बारे में पूछा गया है, तो यह कौन करता है? तो यह करता है परितारिका, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25।
किस दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा बिंदु के साइज की बनती है? तो यहाँ आभासी, सीधा तथा बिंदु के साइज में किस दर्पण में प्रतिबिंब बनता है? तो यह दर्पण का नाम है उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26। निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का क्या कारण है? तो यहाँ निकट दृष्टि दोष उत्पन्न होने का कारण बोला गया है। तो यह कारण जो है यह अभिनेत्र की वक्रता का अधिक होना, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 27। एक अवतल दर्पण में यदि बीम को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो बनने वाली प्रतिबिंब क्या होगी, ये बोला गया है। तो यहाँ वक्रता केंद्र पर बीम को रखने का, वस्तु को रखने के बारे में बोला गया है। तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा ये पूछा गया है। तो उसका प्रतिबिंब जो बनेगा वह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 28। मानव नेत्र डैश पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है? मानव नेत्र किस पर प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब बनता है, ये आपको बताना है। तो यह बनता है दृष्टिपटल पर, यानी ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 29। श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन डैश कहलाता है? तो यहाँ श्वेत प्रकाश का उसके अवयवी वर्णों में विभाजन को क्या कहते हैं ये पूछा गया है। तो इसे कहा जाता है विक्षेपण, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 30 और इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है। प्रकाश तरंगे डैश होती है? तो प्रकाश तरंगे कैसी होती है ये आपको बताना है। तो यह होती है विद्युत चुंबकीय तरंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों में जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो को देखकर लाभ उठा सके। और हो सके तो आप हमारे प्लेलिस्ट को विजिट करें और उसमें बायोलॉजी और केमिस्ट्री के भी क्वेश्चन को जरूर देखें, ताकि आपको देखने से उनको पता चल सके आप कितने मार्क्स कर रहे हैं और एग्ज़ाम में कितने मार्क्स ला सकते हैं। आपको बहुत फायदा होगा उन वीडियो को देखने से। तो अब मैं मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।